It's very honor to us that आप सभी से लोग हैं, आप जिन गेस्ट हमारे आ गए, आप सभी लोग क्लैपिंग करके इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। Yes, all of you just clap loudly. Welcome sir, all of you. Very glad that today coaching us here. Of our new coaching, Sri Ram International Coaching Center. So now I would like to call Dr. Radheshyam Jaiswal that come near the stage and cut the ribbon. I request to Professor Alok Kumar to come near the stage. Big round of clapping. Now, Dr. Radheshyam Jaiswal lights the lamp. Lighting the lamp. अरे यही बात है ना। थोड़ा झटके में ध्यान हो जाए। सर इधर देख के हेलो सर सर I like to call Dr. Radheshyam Jaiswal that come this side. Yes, Mama, you are right. आज इस कंपटीशन के दौर में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। यह परिश्रम बिना किसी अच्छी संस्था से जुड़े बिना बहुत कठिन है। तो हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजर सर श्री कुमार जायसवाल जी हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और हमारे सपनों को साकार करने के लिए लेकर आए हैं श्री राम इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर। सो प्लीज बिग राउंड ऑफ क्लैपिंग फॉर आवर रिस्पेक्टेड मैनेजर सर। As we all know that India is the country of culture and religion. So we are starting our today's program with Saraswati Vandana. So please welcome with clapping students for Saraswati Vandana. Hello. एंजल्स हैं, ये लोग वन बाय वन करके आप लोगों का स्वागत करेंगे और हम लोग भी इसमें शरीक होंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। फर्स्ट हम इस कोचिंग संस्थान के जो मुख्य हैं डॉक्टर
श्री राधेश्याम जायसवाल जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। यस, क्लैप लाउडली एवरीवन। यस, देखिए क्या सम्मान है, एक गुरु का एक स्वागत करना चाहेंगे। यस, वेरी नाइस। यस, क्लैप। बच्चों से चाहूंगा कि आपका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। यस, ये अभी हैं राज शर्मा जी का स्वागत करना चाहेंगे। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, अभी सबको भोजन करके जाना है। एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन एनर्जी मिलेगी आप लोगों को। अभी गर्मी है और का स्वागत करना चाहेंगे हम। यस, जोरदार ताली से स्वागत करिए आप लोग। बेटा बेटा बाबू। नेक्स्ट हमारे प्रोफेसर श्री विमल कुमार सिंह जी। बाबू इधर। यस, क्लैप। बेटा इधर। हेलो बेटा। ताली से स्वागत करिए आप लोग। तो इसके बाद हम लोग अपने अगले कार्यक्रम की तरफ मूव करेंगे। आप सभी बच्चों का this blessing and मैं कुछ चीजें और भी बोलना चाहता हूँ आप सभी से कि बच्चों को जो भी स्कूल में पढ़ने आते हैं उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस और ये सब और उनके नॉलेज स्किल ये सब चीजें बच्चों में इनबिल्ट होते रहने चाहिए। तो आई हैव सीन ओवर देयर एंड स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड इनके मैं फ्यूचर के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और ये लोग अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं और तरक्की करें और धन्यवाद। हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। इसलिए हमें ऐसे छोटे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। More than this group to present a beautiful drama to show the importance of education. व्यवस्था बना रही बच्चे आप लोग। जीव बंधन राम स्मृति ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित संस्थान श्री राम इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर की साथ ही में श्री कुमनाथ जायसवाल जी, श्री रमाकांत मुराव जी, श्री भूषण दुबे जी, श्री बंटी सिंह जी, राकेश जी, महेश जी, आप सभी अभिभावक एवं विद्यालय से संबंधित समस्त शिक्षकगण एवं अन्य पदाधिकारी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आज के इस विशेष दिन के लिए। आज परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है और ईद भी। साथ ही आज आपके एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण संस्थान श्री राम इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर का उद्घाटन भी। बहुत अच्छा लगा। मैं रहने वाला तो बनारस का हूँ और लगभग पूरे देश में घूमता रहा हूँ। गाजीपुर 2 बार आने का मौका मिला। इसके पहले आपके टेरी पीजी कॉलेज में एक पत्र के रूप में आया था, लेकिन आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ था पहले। सबसे पहले तो मैं इस पूरे संस्थान के जो संचालन में है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसको ध्यान में रख करके आपने कई कदम आगे बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। विशेष करके स्कूल एजुकेशन हमारा जो पिछले मैं कहूँगा 100 साल से एक बंदीगृह में पड़ा हुआ है।
हम लोग भी उसी स्कूल एजुकेशन से आगे बढ़े हैं, लेकिन अब जाकर के फील होता है कि नहीं, स्कूल एजुकेशन केवल वो नहीं होता कि आप केवल कंपटीशन की बातें सुबह से लेकर रात तक आप जो करते रहे। आपको अपने अंदर जीवित उस कला का बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अंधे दौड़ में सब लोग दौड़े जा रहे हैं, जैसे कि पहले भी एक दो वक्ताओं ने बोला, उससे थोड़ा हट करके हमें हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है एजुकेशन की, वो आज से कई गुना ज्यादा एडवांस थी। जो चीजें हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें हमारे वेद पुराण में लिखी हुई है कि पहले हम लोगों ने की हुई है। अंग्रेज आए, अंग्रेजी लाद गए आपके ऊपर। I am a convent educated person. I can also speak English. I have been educated in IIT. लेकिन अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, कोई जरूरी नहीं कि हिंदू ही हो, और अपने कल्चर को जीवित रखना बहुत जरूरी है। आप उसी से जाने जाएंगे बाहर, आप बोरोड कल्चर से बाहर नहीं जाने जाएंगे। इस चीज का ध्यान में रखिए। विशेषकर हमारे टीचर्स और अभिभावक जो यहाँ पर हैं, उनको ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है अपने बच्चों को कि उन हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल है, एक इकाई है। उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये उसके अंदर खुद मौजूद है। आइडेंटिफाई कीजिए। नाम है इंटरनेशनल कोचिंग। कोचिंग बाद में आती है, पहले ट्रेनिंग और मेंटरिंग आती है। प्रबंध शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूं पिछले लगभग 25 साल से, और प्रबंध शिक्षा का अभी तक विद्यार्थी हूं, आगे भी विद्यार्थी रहूंगा। सबसे पहला स्टेप आपको ट्रेनिंग का होता है, जो आज आपने दर्शाया, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि हायर एजुकेशन से हट करके हम लोग स्कूल लेवल पर आ जाए, जहाँ की छोटे बच्चों से इंटरेक्शन हो, छोटे बच्चों से बातचीत करें, अपने अनुभवों को उनके साथ में शेयर करें और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उत्साहित करें। तो पहला स्टेप तो ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे आप में स्किल्स डाले जाते हैं। वो धीरे धीरे स्किल वो बच्चा अपने आप बढ़ते बढ़ाते एक ऐसे लेवल पे आता है जहाँ पे अब अध्यापक या कोई भी शिक्षक या कोई भी माँ बाप या पेरेंट या गार्जियन उसकी मेंटरिंग करते हैं, उसको सही दिशा दिखाते हैं। और बाद में आता है कोचिंग, सबसे लास्ट स्टेप है, जहां पर आप उस बच्चे के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं और उसको फुल पोटेंशियल तक ले आते हैं। कोचिंग का बहुत अहम स्थान है। हम लोग कोचिंग को बड़े अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई ये तो पैसा कमाने का धंधा है। कोचिंग शब्द जो है, भाई अगर ऐसा होता तो आज हमारे स्पोर्ट्स के जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं ओलंपिक्स में, नीरज ने बहुत अच्छा जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। कैसे जीता? क्या इसके पीछे की हिस्ट्री मालूम है आपको? इट हैज ऑल ड्यू टू ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार कम से कम इस दिशा में सोचते हैं। आप भी सोचिए, ये सब हम लोगों को सोचना है। मैं भी एक शिक्षक हूं, हायर एजुकेशन में हूं। कभी भी अपने बच्चों को एनफोर्स मत कीजिए कि आपको यही करना है। तमाम विधाएं हैं, वो सारी विधाएं जो हमारे प्राचीन भारत में थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने फिर उसको प्रकाशित किया। ये सारी विधाएं उपलब्ध हैं और हमारे बच्चे उसके लिए उपलब्ध है। खोजना आपका काम है और उसको इस जगह में डालना आपका काम है।
एनफोर्समेंट कभी मत कीजिए, और ना कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखिए अपने बच्चों से, कि क्योंकि आजकल नंबर्स का खेल हो गया है। 99%, 99.99%, 99.99% टाइम, अंत कहाँ है? क्या सिर्फ 99.999% वालों को ही कुछ करने का अधिकार है? स्टडीज ने खोजा है कि ये 99.99% वाले बाद में जाके फेल हो जाते हैं लाइफ में। लाइफ स्किल्स को डालिए, जीवन को कैसे बिताना चाहिए अच्छे से, इसकी स्किल्स को डालिए अपने बच्चों में। मैं डॉक्टर हूं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी डॉक्टर बने, कोई जरूरी नहीं। हमारे पिताजी आयुर्वेद के बहुत अच्छे PSU में जाने माने डॉक्टर थे। हमारी फील्ड बिल्कुल अलग, और बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो अपने पैर पे खड़े रहें, स्वावलंबन। उसी को कई भाषाओं में हमारे नेता लोग भी आजकल जो बोलते रहते हैं कि अपने आप को स्वावलंबी बनिए, और भारत में कई सारी स्कीम्स हैं कि हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़े। आज ही सवेरे सवेरे जब अखबार वाला आया तो मैं जो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार एक बार जब पलट रहा था, जानकर के बड़ी खुशी हुई कि विश्व में मार्च में दूसरा व्यस्ततम एयरपोर्ट हमारा दिल्ली है। हमने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नंबर 3 पे ठेल दिया। ये प्रसन्नता की बात क्यों है? क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज्यादा आती हैं जो कोविड के कारण बंद है। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे नेशनल फ्लाइट्स ज्यादा आती हैं जो कि अभी भी खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे अपने अंदर की फ्लाइट्स के कारण आज दिल्ली एयरपोर्ट नंबर 2 पे है। हम बाहर क्यों देखें? बाहर से प्रेरणा क्यों ले जब सारी प्रेरणा हमारे अंदर मौजूद है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, विशेषकर हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, और खास करके जो उत्कृष्ट कार्यक्रम अभी तक देखने को मिला, कई एंगल्स पे, कई मोटिवेशन लेवल्स पे, बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मेहनत करते रहिए, और निश्चित रूप से आज से 10 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद आपके यही होनहार बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपका ही नाम आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रेरित करें, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें। हर बच्चा धरती का प्रकाश है, हर बच्चा एक स्टार है। एवरी चाइल्ड इज ए स्टार। तो नेक्स्ट कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बच्चों में प्रेशर बनाए हुए हैं कि आपको ये करना है, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है। बर्डन हो गया, डॉक्टर के पास जाइए, बहुत ढेर सारा मेडिसिन दे देते हैं, एक रोग ठीक होता है दूसरा रोग पनप जाता है। वही आज का एजुकेशन सिस्टम हो गया है, किताबों का बोझ हो गया है। छोटे से बच्चे को, क्लास 1 के बच्चे को स्कूलों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS, GK, सोशल साइंस, SUPW, ड्राइंग, मतलब 20 सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा। और मास्टर डिग्री क्या करते हैं हम लोग? केवल एक सब्जेक्ट में करते हैं। जब बड़े हो रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, और छोटे हैं तो ढेर सारी किताबें हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो बच्चों को क्लास 2 तक केवल मातृभाषा पढ़ाने के लिए, और बहुत लिमिटेड हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 सब्जेक्ट पढ़ा के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, उसको हम लोग फॉलो करना है। आज हम कहाँ हैं? भाग रहे हैं भीड़ की तरफ, जहाँ भीड़ जा रही है। उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, सभी PMT की तैयारी कर, JRS कोचिंग, कोटा भागो, मिल के आया रिस्पॉन्स, उसको भी देखिए। तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत कभी स्पेशल वर्कशॉप केवल पेरेंट्स हो, जहाँ कार्यक्रम ना हो, और आपको मैं बुलाऊं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया नेक्स्ट टाइम मैं बुलाऊंगा आपको, और इस वर्कशॉप को मैं कंडक्ट करूंगा, जिससे कि जो आपने कहा कि अपने को देखना है, बाहर को भी देखना है, दूसरे से कंपेरिजन करना है। हर आदमी में कुछ अच्छे गुण हैं, हर आदमी स्पेशल है, हर ईश्वर की दी हर चीज, हर एक जीव जो है उसमें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को ढूंढने की आवश्यकता है, न कि बुराइयों को। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है सत्यम शिवम सुंदरम, यही है ना? सत्य, शिव और सुंदरम,
कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। और welcome Navya and Siddhi to present a beautiful song on Satyam Shivam Sundaram. So please big round of clapping. अभिभावक आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज क्लैपिंग करते रहें ताकि हमारे बच्चों को एप्रिसिएशन मिलता रहे। तो प्लीज बिग हैंड क्लैपिंग। कोचिंग का शुरुआत करने के लिए कलकत्ते में मेरे पेरेंट्स में कोचिंग दी जाती है। लामाटी में आप जाएंगे, उसका ब्रांच यहाँ लखनऊ में भी है। तो एक साथ ही दोनों इंस्टीट्यूट खड़े किए गए और देखा गया कि लामाटी में एडमिशन के लिए अगर पेरेंट्स कॉम्पिटेंट है तो उनके बच्चों को नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये मस्ट है कि आप कुछ समय उन पेरेंट्स को दीजिए ताकि उनके बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ने आए उनको भी थोड़ा या तो पारिश्रमिक दें या न दें, लेकिन उनको थोड़ा सा गाइडलाइन जरूर दीजिए कि देखो भैया इस तरह से आप भी सहयोग करो। धन्यवाद। कर दिया भाई। फिर से एक बार रिपीट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक हो गया। मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। मयंक राय जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप भी कुछ इंकरेज करें हम लोगों को। वेरी नाइस। मम्मी पापा दोनों आ गए हैं ना। Good afternoon. I am Dr. Mayank Kumar, Assistant Professor in Gopal Nayak University, Sasaram, Bihar. I want to get the permission of guys and the guardians of Gopal Nayak University, Sri Joshua sir and Nalo sir and Ramakant sir and Rao sir and Simal sir. There is two best and very motivational performance of child. First is the Satyam Shivam Sundaram and second one is the Papa मेरे पापा। I am very from his performance and one thing सर ने एक बात कही कि ये कोई ऐसा मंच नहीं है, ये ऐसे कोई कलाकार नहीं है, ये आप ही के बच्चे हैं और आप इनके गार्जियन हैं, तो नेक्स्ट बारी आपकी भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बारी का हमें इंतज़ार नहीं करना है, तैयार रहना है। इंतज़ार करने वाले लोग थोड़ा तैयार होने में लेट करते हैं और तैयार होने वाले लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बच्चों के साथ साथ जो गार्जियंस होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे माता पिता का था, मैं भी एक फॉर्मर फैमिली से हूँ, हमारे पिताजी भी किसान हैं, मैं वैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक स्टेप होता है बच्चों के साथ ट्रीट करने का, आपके व्यवहार का, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 वर्ष तक जो बताया है आपके सरगुरु नाम जिन्होंने याद उन्होंने बताया है कि 8 साल तक जो बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है मिट्टी से घड़ा बनने का। उनके साथ वो प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे वो अच्छे घड़े बन पाए या जिस आकार में आप ढालना चाहते हैं वो बन पाए। 8 से 12 साल का जो एज होता है उनके साथ थोड़ा थोड़ा आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेकिन इतना फ्रेंडली है कि वो आपसे अपनी बातें इजीली कह सके, डरे नहीं आपसे कोई बात कहने में। क्योंकि ये जो गैप होता है ना, मैं भी इसको दिया हूँ, ये जो गैप होता है ना ये बहुत डेंजरस होता है। आप थोड़ा सोचिएगा इसके लिए। देखिए सब लोग छात्रों के लिए, बच्चों के लिए बोल रहे हैं, मुझे लगा कि नहीं कुछ पेरेंट्स के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने फील किया है अपने टाइम में उसके लिए मैं अपनी फीलिंग्स को बता रहा हूँ। तो आपको जो अपने चीज़ को ध्यान रखना है 1 to 8 years एंड आफ्टर 8 years to 12 years, ठीक है ना। 12 ईयर में आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द बेटर वे टू enhance the performance of your child. So it is my request, so please be friendly between the age of 8 and 12 months. After 12 months, I'm requesting you to give the best challenges for your child, looking like the other best performance of child from your society. आपके स्कूल में या आपके गांव मोहल्ले में जो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कोई PCS बना, कोई IAS बना, कोई लड़का IIT टॉप किया, तो वैसे बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। और ये खासतौर से संस्था के लिए भी है ये मैसेज कि अगर ऐसा कोई जिले में कोई बच्चा टॉप करता है या आपके गाँव में करता है या आपके स्कूल में करता है, तो एक तरह का मोटिवेशनल जो स्पीच होता है उसका या वो जो सभा होती है उसमें उस बच्चे का जो सम्मान होता है
वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत हाई मोटिवेशन पॉलिसी लाता है। एक तरह की ऐसी रणनीति बनाने का वो काम करता है जिससे वो बच्चा आगे आपके बिना डायरेक्शन के वो अपने आप स्ट्रेटजी पे वर्क करने लगता है। आपने गेम ऑफ एनर्जी का नाम सुना होगा। जो गेम ऑफ एनर्जी होता है ये बहुत स्ट्रांग पॉलिसी होती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। जो एनर्जी होती है वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को अपने थॉट से, अपने एनवायरनमेंट से चूज करती है। तो हमें एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है अपने बाउंड्रीज में जहां वो बच्चे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। हर एक स्पेस पे, हर एक पॉलिसी पे ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसे एनर्जी को क्रिएट करना है जो उसे हमेशा इन्फ्लुएंस करे। आप जानते हैं कि ये किस तरह की एनर्जी है लेकिन उसको पता नहीं होता है। वो उसके लिए न्यूली होता है, वो उसको एक्सपीरियंस करता है, सीखता है उससे। तो हमारे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस तरह की क्रिएटिविटी जैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें और वैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करें जहां से उसे डे टू डे, टाइम टू टाइम, मिनट्स टू मिनट, सेकंड टू सेकंड उसे वो इन्वायरमेंट में, पॉलिसी में, आपके थॉट्स में, आपके फैमिली में, आपकी एक्टिविटी में, हर चीज में उसको वहां से एनर्जी मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और अपने आशीर्वाद हम लोगों को दें। डॉक्टर सिमल जी, यस, क्लैप लाउडली। हैंडल बेटा, हैंडल है। यहाँ मंच पर बैठे हमारे अतिथि लोग सब कुछ ना कुछ बोल चुके हैं, तो मेरे लिए कुछ ऐसा रहा नहीं कि मैं कुछ बोल दूँ, लेकिन मैं दो चीज़ों पर नोटिस आपको कराना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स लोग बैठे हुए हैं, मैं एक डांस देख रहा था जो कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व की तरह देखा कि वो उस डांस से मुझे लगा कि कल्चर हमारा प्रिजर्व है। और मैं अनुरोध करूँगा कि कभी भी ऐसा फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो इस तरह का डांस उसमें जरूर रखिए जिससे कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके। उसमें दो बच्चियों का नाम था, नाविया और सिद्धि का। वो डांस देखा, मुझे लगा कि इस तरह से हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, भाग्य से जन्म लेता है बेटा और सौभाग्य से बेटी। एक भाग्य से बेटा और सौभाग्य से बेटी। तो बच्चियों पर कभी भी ऐसा कुछ मत कीजिए उन पर जिससे कि उनको लगे कि हम बंधे हुए हैं। उनको आज़ाद रहने दीजिए। जब वो डांस कर रही थी तो शायद वो देवी रूप में थी, और हमारा कल्चर भी यही कहता है। हम लोग अपने माँ का नाम लिखते हैं देवी, लास्ट में देवी ही लिखते हैं, क्योंकि हम उन्हें देवी की तरह पूछते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग कल्चर को प्रिजर्व करके रखें। और एक और शब्द है, देखिए कानून में, चूंकि मैं कानून लॉ का टीचर हूँ, तो इस विषय पर एक बता सकता हूँ कि 2005 के बाद से जितना बेटा का अधिकार था संपत्ति में, उतना ही बेटी का भी कर दिया गया है। तो भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिया गया है सेक्शन 6 में, और सेक्शन 14 में बता दिया गया है कि जो महिलाओं का जो प्रॉपर्टी होगा वो उनके एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होंगे। तो अब हमें भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही ऐसी हैं जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखती हैं। एक चीज और कहते हैं, कोई गुरु, जहां तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई गुरु ज्ञान नहीं देता है। अगर ज्ञान देने और लेने की चीज होता ना, तो यहाँ भी बंटवारा हो जाता दो भाइयों के बीच में। अगर देने और लेने से होता तो जरूर बंटवारा हो जाता कि आधा संपत्ति उस भाई को जाएगा ज्ञान का, और आधा संपत्ति उस भाई को जाएगा। हर इंसान में एक इंसानियत छुपा रहता है, और गुरु का सिर्फ काम होता है उस इंसानियत को जगा देना। तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए गुरु होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह से चीजों को समझेंगे, क्योंकि गुरु शब्द क्या है? दो शब्दों का मिलन है, जो अंधेरे से उजाले की तरफ लाए वही गुरु है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझेंगे, और अपने इस मंच पर लाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और अपने शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ
बहुत अच्छा लगा। हम तो भी जानते नहीं थे इतना ऊपर तक पहुंचे हुए हैं आप। अब बहुत कम कार्यक्रम, एक ही लास्ट बच्चों का कार्यक्रम है और मेन जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनका मैं आशीर्वाद लूँ। पहले हम विद्यालय परिवार की ओर से चाहता हूँ कि सभी का मैं स्वागत तो कर चुका हूँ। अंग वस्त्रम का एक कार्यक्रम शेष रह गया था जो कि मैं चाहता हूँ कि उसकी देखिए अंग वस्त्रम वाला कार्यक्रम थोड़ा सा शुरू कराइए उसको। और एक लास्ट का स्वागत हम करने जा रहे हैं। कृपया आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अपने अभिभावक सही समय पे ही हो रहा है। टेम्परेचर डाउन हो गया, भोजन में हम लोग टेम्परेचर डाउन नहीं करेंगे, गर्मी में हो नहीं पाता है। नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि हमारे बीच बैठे हैं एडवोकेट माननीय सत्यदेव जी पाया कि आप बहुत सब वीडियोग्राफी कर रहे थे, हम समझेंगे किसी पत्रकार जी सर। माननीय डॉक्टर किशन जी, ये डॉक्टर आलोक कुमार जी का मैं चाहता हूँ करने के लिए हमारे अभिभावक सर इधर घूम के नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा सर, आप नाम लेंगे थोड़ा सा हमारी वो हो जाएगा। थोड़ी ताली बजाते रहिए आप लोग, तो वो बड़ा एक अच्छा लगता है। सर इधर, सर इधर। हमारे एक बीच और भी बहुत दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं अभिभावक की माननीय श्री गंगा सागर जी, थोड़ा सा भी हमें और नाम में बस कंफ्यूजन हो गया, सीक्वेंस बना नहीं है। यहाँ पे सब हमारे लिए बराबर है, सब सम्मानित हैं। थोड़ा सा जोरदार क्लैपिंग करें आप लोग। बस अब लास्ट कल्चरल डांस है बच्चों का, उसी के साथ हम लोग अपने घर को जाएंगे। कम से कम एक साथ कर लीजिए, सबका एक साथ फोटो हो जाए। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम कल्चरल डांस के बच्चों को बुलाने से पहले आज के जो मुख्य अतिथि हैं बिना जल के जीवन नहीं, बिना संगीत के उमंग नहीं। देखिए अभी हमारे बीच में का भी आज समय भारत नहीं, इनको पूरा विश्व देख रहा है। ये ऐसे शख्सियत है अपने गाजीपुर के ही जिला के माटी के पैदा है और इनके 13 लाख लोग फॉलोअर इस समय अभी तक कितने समय तक थे, इस समय कितने बढ़ गए हमको नहीं पता। 14 लाख, इनको 14 लाख लोग पूरे विश्व में देख रहे हैं और जो हमारे इस कार्यक्रम में भाग लें चाहेंगे कि इनका भी एक वस्त्रम से स्वागत हो। थोड़ा क्रम से आने के बाद ये बोलने का मौका इनको भी दिया जाए। बहुत ज़्यादा स्पीच कम सुना चाहते हैं हम लोग आजकल। गूगल इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के सामने, मैं आपको कभी लिए पर्सनली दिखाऊंगा, किसी को चश्मा लग गया, किसी की आवाज़ बंद हो गई, ऐसे बच्चे कम से कम 4-5 हमारे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शौनक ऋषि अपने 88,000 सब और शिष्यों के साथ में प्रार्थना किया कि मैं ज़्यादा दिनों तक शिक्षा पर चर्चा करना चाहता हूँ, विद्या पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो विष्णु ने उनको चक्र दिया और कहा कि यह चक्र जहाँ जहाँ जाएगा आप इसको पीछे कीजिएगा आप सभी, और चक्र की परिधि जहाँ गिर जाएगी वो पवित्र स्थान होगा, वहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में आप लोग चर्चा कीजिएगा। परिधि को नैमिष कहा जाता है। तो वर्तमान समय में सीतापुर रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर पर वो चक्र का परिधि नैमी गिर पड़ा। वहाँ एक तालाब बन गया। उस तालाब में आज भी चक्र के रूप में जल अभी भी प्रवाहित होता रहता है, उसका किसी को पता नहीं है।
उस स्थान का नाम नैमिषारण्य कहा गया। अर्थात वैदिक काल से हमारी शिक्षा पद्धति पर चिंतन की परंपरा रही है और ऋषि मुनि हमेशा ही हमारे समाज को दिशा निर्देश देने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं और मनन चिंतन होता है। आज भी वहाँ पर जाइएगा तो सभी ऋषियों मुनियों का आश्रम के रूप में मौजूद है और उनके उस जमाने की बताई हुई शिक्षाएं सिद्धांत आज भी लागू है। हनुमान नारद कोई भगवान नहीं थे। आज भी संगीत शिक्षा में नारद के स्त्रोत सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। तो प्राचीन हमारी शिक्षा इतनी समृद्ध थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीरों की भूमि में, जहाँ पर भारतवर्ष में वीरता के लिए अगर इतिहास लिखा जाए तो गाजीपुर का इतिहास एक अपना अलग इतिहास रखता है। तो शौनक ऋषि सदृश भव कुंभनाथ जायसवाल जी और उनके 88 लाख सहपाठी ऋषि जैसे आप सभी महानुभाव इस ज्ञान यज्ञ के रूप में आप आहुति के लिए आप देने के लिए यहाँ पर तैयार है। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद, नमन करता हूँ। मंचा सेन गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रबंध संकाय के निदेशक प्रोफेसर आलोक कुमार जी, हमारे सहजानंद स्वामी डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रामाकृष्ण राज शर्मा जी, ब्रजभूषण कुमार सिंह दुबे जी जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, और बंटी सिंह जी हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मयंक राय जी प्रबंध संकाय के हमारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सीमन सिंह जी जो विधि संकाय के प्रोफेसर हैं, और किशन जी राव जी हमारे गोपाल नारायण सिंह के प्रोफेसर वाणिज्य संकाय के हैं। आप सबों के समक्ष अपना समय दिया है, इसलिए कि एक कुंभनाथ जायसवाल जी एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की है, जो आपका जीवत बंधा राम स्मृति ट्रस्ट इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर खोल रहा है। अभी प्रोफेसर आलोक जी ने सभी लोगों ने बताया कि कोचिंग का अर्थ आपको समझाया क्या हुआ। हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में बुद्धि और विवेक दो शब्दों का उल्लेख किया जाता है। गधे के ऊपर चंदन का भार लाद दीजिए, गधे को यह आभास होता है कि मेरे शरीर पर भार है, लेकिन वह विश्लेषण नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर चंदन है कि मिट्टी लगा हुआ है। बुद्धि उसको हो गई कि हमारे पास में चंद्रभार ढूंढना है। तराजू पर भार रखा हुआ है, वो बताएगा 500 ग्राम 10 मिलीग्राम, ये नहीं बताएगा कि सोने का गुण क्या है। तब ये कैसे है? तो विवेक से। कोचिंग संस्थान में विवेक को जागृत किया जाता है। हम विवेक को कैसे आगे बढ़ावें? कोई जरूरी नहीं है कि जैसा कहा गया कि 95% 99% परसेंटाइल लेकर लोग मारामारी पीछे करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात आप लोग सभी लोग, मेरा अनुरोध है कि भविष्य के लिए मारामारी मत कीजिए, वर्तमान को जिए, क्योंकि भविष्य जब भी आएगा वर्तमान में ही बनकर आएगा, कभी भविष्य में नहीं आता है। तो वर्तमान को आप कैसे जिए, वर्तमान बनाइए तो भविष्य अपने आप बनता चला जाएगा। इसमें अभी बच्चे तो बच्चे हैं, अभिभावक का बहुत बड़ा हाथ है। अभिभावक में से मैं विशेषकर महिलाओं को मैं कहूँगा, शायद आप लोगों ने प्रयागराज तीर्थ का नाम सुना होगा, जहाँ पर जमुना एक तरफ से आती है, गंगा एक तरफ से आती है। तीर्थराज कहा गया है, जमुना वहाँ विलीन हो जाती है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी बहनें का जीवन यही है, दो संस्कृतियों में जीती हैं। मैके के संस्कृति ससुराल की संस्कृति में विलुप्त हो जाती है। स्थान देखिए तो संगम है, तीर्थ का उनका जीवन है, लेकिन हम उनको उतना महत्व नहीं देते हैं। प्रथम स्कूल महिलाओं का आंचल होता है, ये हमारे परिवार का हमारे बच्चों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमको उनको भी ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा अधिकार देना पड़ेगा। केवल पैर की जूती बनाकर रखने से काम नहीं चलेगा। अगर जमाने में हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों पर कभी भी भार न डालिए कि तुमको यही बनना, तुम
जो शिक्षा से बढ़ना उसमें पूर्णता हासिल करे। संपूर्णता हासिल करना ही उसका ध्येय लक्ष्य होगा। आजकल स्किल डेवलपमेंट का बात किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन आता। यह स्वतंत्रता के बाद के जितने भी शिक्षा दी गई है वो केवल कलर की शिक्षा थी। हम डिग्री ले लिया, हमको नौकरी चाहिए। आज मोदी जी का कहना है कि नौकरी वो नहीं, नौकरी दो। तो क्या है, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को आप निकालिए। कैसे निकालिएगा? अपने प्रश्न से। तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा, आपस में डिस्कशन कीजिएगा, आर्गुमेंट नहीं कीजिएगा। आर्गुमेंट में होता है कि कौन सही है, डिस्कशन में होता है कि क्या सही है। क्या सही है आपका आपके सामने में रहेगा तो बच्चा उसी हिसाब से सीखेगा। तो बच्चों को आगे के बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, शायद अच्छा ना लगे आपको, लेकिन यह सत्य है। जितने अवतार हैं उसमें से सबसे दुर्भाग्यशाली जीवन किस अवतार का हुआ है? क्या आप लोग बता सकते हैं? हमारे रामावतार, कृष्णावतार, ये 12 अवतार, उसमें किसका जीवन सबसे दुर्भाग्यशाली रहा है? कृष्ण का हुआ जीवन दुर्भाग्यशाली। जेल में पैदा हुआ, माँ के कोख से दूर कर दिया गया। बचपन में गया, वहां से उसको दूर भगाया गया। नंद से भागा वहां पर वृंदावन। वृंदावन से उसमें जवानी हुई, शादी राधा से नहीं हुई, उसको जाना पड़ेगा द्वारिका। द्वारिका में राजमहल बनाया, जीवन वहां भी नहीं जी पाए। प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ मंदिर में उसको मारा किसने? व्याध ने मारा। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो परम पुरुष कृष्ण कहा जाता, संपूर्ण मानव कहा जाता है, उनका इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा जीवन। सोचिए, मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, कृष्ण जी जैसा जीवन जीजिए, दुर्भाग्यशाली नहीं क्या? अब दूसरा पक्ष है, आप लोग देखिए, कृष्ण ही परम मानव है। सभी जगह बच्चा आपके गोद में होता है, लल्ला कन्हैया पैदा हुआ है, कन्हैया का नाम देते हैं। बड़ा होता है, जवान अवस्था पर आता है, लोगों से कहते तुम कन्हैया बनते फिरते हो, कन्हैया वहां आता है। संपत्ति विपत्ति में जहां भी आता है, कुछ न रहते हुए भी, कुछ नहीं था उसके पास में। 5 पांडव जो त्यागे हुए थे अपने परिवार से, उनको साथ लेकर महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई। क्या था? परम मनुष्य का कर्तव्य था, त्याग था, सच्चे मार्ग से राग दिखाया है। तो उसी तरह हम अपने जीवन से भी अपने त्याग करके बच्चों को कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब सोचना है। इसी सब को आगे हमको लेकर चलना है। शिक्षा का कोई और नहीं है। लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा का 1/1 लाखवां हिस्सा दुनिया का कोई शिक्षा पद्धति नहीं है। कोई शिक्षा पद्धति नहीं है। अगर कोई भी विद्वान पढ़े लिखे हो तो उनसे जाकर पूछिए कि हमारे वेदों का जो व्याख्या हमारे अंग्रेजों ने प्रमाणिक माना है, उसका मैक्स मुलर ने किया है व्याख्या, जो जर्मनी का रहने वाला था, जो कभी भारतवर्ष का दर्शन नहीं किया और वेद का व्याख्या किया, तो अंग्रेजों ने खोपा कि नहीं यही प्रमाणिक है। हम ऐसा प्रमाणिक नहीं है। लेकिन उसी मैक्स मुलर ने मैकाले से ब्रिटिश से साठ गांठ कर क्लर्की वाली शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ दिया भारतवर्ष में। जो हम क्लर्क हो गए तो हमारी शिक्षा पद्धति वो लेकर चला गया। अंग्रेज के आने के प्रति हमारे यहाँ शिक्षा 77% था। अंग्रेज जब गए तो हमारे यहाँ शिक्षा हो गया 60% हो गया। सारी से सुविधा दिया तो क्यों हम लोग इसलिए पिछड़ गए? तो सबसे पहले साहब उसने संस्कृति को खाया। कैसे संस्कृति को खाया कि आपके धर्म ग्रंथ में केवल कथा नहीं है, केवल कथा नहीं है, वैज्ञानिक है। मैं 2 उदाहरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। योग सहस्त्र जो जनपन भाव लील होता है मधुर फल जान। इसका क्या अर्थ है? इसमें कौन सा विज्ञान छिपा हुआ है? योग योजन को गुणा कीजिएगा 12,000 गुणे 1,000 गुणे 8 मील, तो ये हो जाता है 15.36 करोड़ मील। तुलसीदास ने लिखा है। और आज विज्ञान कह रहा है कि सूर्य की दूरी
15 करोड़ किलोमीटर है। तुलसीदास का ऐसा आपने कहते रस्सी काम तो हमारी शिक्षा का ये महत्व था। इस तरह का उन्होंने पढ़ते कभी ध्यान दिए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुलसीदास की दुआ का। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, 28 कड़ी गर्जा कभी बढ़ी लगे आकाश। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं चलनी शुरू हुई थी। 7 लोग 7 दिशाएं 49 प्रकार की। आज भी विज्ञान कहता है कि 49 टाइप्स की हवाएं चलती है। हवाई जहाज जाता है तो एयर पॉकेट में उलझ जाता है। दक्षिणी ध्रुव की हवा दूसरी होती है, उत्तरी ध्रुव की हवा दूसरी होती है। दोनों में सामंजस्य है। धूल की अलग है। जमीन पर कहते हैं गर्मी है, सूर्य की रोशनी बहुत आती है। 50,000 मील ऊपर जाइए तो -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। क्यों? ऊपर तो और गर्मी होनी चाहिए लेकिन ऊपर माइनस चला जाता है। क्यों? इसका विज्ञान के पास जवाब नहीं है। हमारे भारतीय मनुष्यों ने इस चीज को अपने दिमाग में रखकर बनाया है जो सही है। तो कितना बड़ा शिक्षा हमारा भारी था, कितना उसके पास गहराई थी। अभी वर्तमान में कभी भी आप लोगों के पास समय हो सोमनाथ जाने का तो मंदिर के पश्चिमी तट के समुद्र के किनारे पर एक खंभे पर बहुत बड़ा तीर का निशान लगा है। दक्षिणी ध्रुव की तरफ उसका निशान लिखा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। उस पर यह लिखा हुआ है कि इस तीर की दिशा में दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र में कहीं भी चट्टान नहीं है, एकदम प्लेन रास्ता है। कौन सा सबमरीन था, कौन सा दूरबीन था वैदिक युग में कि दक्षिणी ध्रुव तक नाप लिया उन्होंने कि यहाँ पर हमारी नहीं है। ये शिक्षा पद्धति। क्या शिक्षा था? 10 विद्याएं हमारी थी। 9 निधि के दाता थे आपके हनुमान जी। विद्याएं थी, विद्याओं में लिखा हुआ है। उस विद्या का 1/1000वां नहीं 1,00,000वां हिस्सा योग को आज थोड़ी सी जिंदा की जा रही है। योग जो शरीर को पूरे को ठीक कर दे रहा है। तो बताइए वो 10 विद्याओं को जानने वाला और यहाँ पढ़ाई होता था और सभी लोग उसमें पारंगत थे, हनुमान से लेकर कृष्ण सभी लोग। तो हमारा शिक्षा पद्धति कितना रिच था, लेकिन उसको सुनियोजित ढंग से काटा गया ताकि संस्कृति इनकी रहेगी नहीं तो ये लोग अपने शिक्षा को जानेंगे नहीं। हम लोग आप लोग हम लोग अपने जमाने में याद है प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता था, कोई पुस्तक नहीं हुआ करता था, लेकिन जब इम्तिहान होता था जनरल नॉलेज के तो पूछा जाता था आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सी माने शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, कौन सा संवत है, कौन सा फजली हिजरी संवत है, क्या सब है। ये तीसरी दर्जा में हम लोग 62 में पढ़े हुए हैं। और जब 95% पाने वाले लड़कों से पूछेगा कौन सा तारीख है तो घड़ी देखेगा। तारीख को पता नहीं है उसको हमको क्या है, ये क्या इसको ज्ञान कहेंगे? नहीं। तो ज्ञान को कैसे हमको ले जाना है? आप पढ़िएगा बड़े बड़े महापुरुष लोग, उनको 95% कभी नहीं आया था, 19 हुई कभी नहीं आया था। लेकिन कछुए की कथा हमारे जातक में सुनाई जाती है। जो हमारे जातक कथाएं होती थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं सभी से अनुरोध करूंगा इस कम से कम आप लोग गीता का एक श्लोक स्वयं पाठ करें, याद करें, अपने बच्चों को प्रतिदिन याद करें। आप देख लीजिएगा गीता का श्लोक का लड़कों का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस दिन स्कूल में जाएगा श्लोक पाठ करेगा, सब लड़के ताली बजाएंगे, मास्टर उसको आगे डैश पर खड़ा करेगा। आज भी चाहे अंग्रेजी में कितना भी कोई ना पढ़े, लेकिन जहाँ संस्कृत का श्लोक पाठ करना शुरू करेगा पहले उसके लिए ताली बजेगी। अभी भी इसको आप लोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आज भी सुभाषितानी का श्लोक अभी किताब खरीद के बच्चों को दीजिए, रटवाइए और भगवत गीता का श्लोक आप भी पढ़ें और बच्चों से कंठस्थ करवाइए। उसका प्रतिफल